आज के मुख्य समाचार। धर्मशाला में 13 से 15 अगस्त तक फुटबॉल टूर्नामेंट। 124 सड़कें बंद, 255 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित। सावन के सोमवार पर भोलेनाथ की भक्ति में डूबा कुल्लू। चंबा में किसान मजदूर संयुक्त संगठनों का जेल भरो आंदोलन। नेरवा में नई फायर चौकी का शुभारंभ। सावन के सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला स्थित ओक ओवर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिमला जिले के नेरवा में स्थापित नई फायर चौकी का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नेरवा और इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से अग्निशमन सुविधाओं को मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही है। नई फायर चौकी के शुरू होने से क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों को तेजी से संचालित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन व्यवस्था का अध्ययन किया था। इसी के तहत वर्ष 2024 में नेरवा में फायर चौकी स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इसके बाद होमगार्ड विभाग और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक औपचारिकताओं और व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई फायर चौकी के लिए 2 वाहन भी उपलब्ध करवाए गए हैं। इससे नेरवा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं के दौरान अग्निशमन दल को घटना स्थल तक पहुँचने में सुविधा होगी और राहत एवं बचाव कार्य समय पर शुरू किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में किसी भी आगजनी की घटना के बाद शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। यदि अग्निशमन वाहन और कर्मचारी समय पर घटना स्थल तक पहुंच जाए तो आग को फैलने से रोकने और जानमाल के नुकसान को कम करने में भी मदद मिल सकती है। नई फायर चौकी इसी लिहाज से क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में समय पर अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई बार मुख्य अग्निशमन केंद्र से दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुँचने में अधिक समय लग जाता है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर फायर चौकी की स्थापना से आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है। नेरवा में नई चौकी के शुरू होने से आसपास के क्षेत्रों को भी इसका लाभ मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नेरवा में फायर चौकी स्थापित करने की घोषणा वर्ष 2024 में की गई थी। इसके बाद संबंधित विभागों के साथ चर्चा कर इसे धरातल पर उतारने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और जहाँ जरूरत है वहाँ आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। नेरवा फायर चौकी का उद्घाटन भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगजनी की घटनाओं में समय पर कार्यवाही बेहद जरूरी है, खासकर ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां मकान और अन्य संपत्तियां कई बार एक दूसरे के नजदीक होती है, वहां आग के तेजी से फैलने का खतरा बना रहता है। नई फायर चौकी के उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला परिषद सदस्य से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस दिन जिला परिषद चुनाव की तारीख निर्धारित थी और प्रशासनिक अधिकारी का इंतजार किया जा रहा था, उसी दौरान जिला परिषद सदस्य को पंचकूला ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्रों में रहकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने भाजपा से सवाल किया है कि जिला परिषद सदस्य को पंचकूला ले जाने की जरूरत क्यों महसूस की गई और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जवाब दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चुनाव के दौरान उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने और अपनी जिम्मेदारी निभाने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। देखिए, पिछले दिनों मैं नेरवा गया था और सही बात है कि नेरवा में जो ग्रामीण क्षेत्र है उस ग्रामीण क्षेत्र में फायर चौकी की जरूरत थी, फायर व्हीकल की जरूरत थी। इन दोनों चीज़ों को हमने स्टडी किया और 2024 में घोषणा की थी। इन बिटवीन हमारी जब होमगार्ड विभाग की और फायर डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई तो हमारे डीजीपी साहिब भाई ने बोला कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर डिपार्टमेंट को करना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि हमने 55 करोड़ रुपए की लागत से फायर डिपार्टमेंट को पूरा मॉडर्नाइजेशन के दृष्टिकोण से आगे कार्य किया है। आज हमने नेरवा के अग्निशमन चौकी का
शुभारंभ किया है और 2 व्हीकल्स फायर के उन्हें उपलब्ध करवाई है ताकि नेरवा के दूर दराज के क्षेत्रों में ये सुविधा उपलब्ध हो सके। जी, उनको धरने में तो अच्छी बात है, अगर वो धरने में बैठेंगे, पंचकुला के होटल में ना ले जाए वो और यहाँ धरने में बैठे तो ज़्यादा अच्छा है। जिस दिन डेट थी, जिस दिन चुनाव की तारीख रखी हुई थी और डीसी साहब वहाँ इंतज़ार करते रहे, उस दिन तो वो अपने जिला परिषद सदस्यों को उठाकर पंचकुला ले गए। उस दिन आगे करवाने चाहिए थे चुनाव। और जिस दिन अब डेट मांग रहे तो डेट अब देंगे, उसमें कौन सा है, चुनाव तो होना ही है, इसको कोई रोक सकता है? तो निश्चित रूप से होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जयराम जी ये बताइए कि आप जिला परिषद वालों को क्यों पंचकुला ले गए, इस बात का जवाब दीजिए। ऐसी क्या घबराहट है? अगर हमने और जगह नहीं थे आपके पार्षद, हमने कभी नहीं इस प्रकार से उठाकर पंचकुला ले जाना, तो डर काहे का? ये तो जिला परिषद के चुनाव है, मैंने पहले ही कहा है कि जिला परिषद और बीडीसी के जो चुनाव होते हैं वो बेचारे जब तक उनकी वोट नहीं पड़ जाती तब तक उनकी अहमियत रहते हैं। अभी तो राजस्थान से आए, उनको राजस्थान में अभी मैं इसलिए चाहता हूँ कि थोड़ा और समय उनको बेचारों को घुमाएं, पूरे दर्शन करवाएं और उसके बाद वो चुनाव में उनको लाएं, हम उनका स्वागत करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का असर अब केवल नदी नालों और पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव प्रदेश की सड़क, बिजली और पेयजल व्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में सड़क संपर्क बाधित हुआ है, बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है और पेयजल योजनाओं के संचालन में भी दिक्कतें सामने आ रही है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की 10 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश भर में बारिश और भूस्खलन के कारण 124 सड़कें बंद है। इसके अलावा 255 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं, जबकि 17 पेयजल आपूर्ति योजनाएं भी बाधित है। एक दिन पहले 9 अगस्त की शाम जारी रिपोर्ट की तुलना करें तो सड़क बंद होने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उस रिपोर्ट में प्रदेश में 118 सड़कें बंद, केवल 3 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित और 18 पेयजल योजना बाधित बताई गई है। ताजा रिपोर्ट में सड़क और बिजली व्यवस्था पर भी असर अधिक व्यापक दिखाई देने लगा है। खासतौर पर मंडी जिले में बिजली व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है, जहां अकेले 245 डीटीआर यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर प्रभावित बताए जा रहे हैं। बारिश के कारण ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को आवाजाही में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर सड़कें भूस्खलन, मलबा आने और बारिश के कारण क्षतिग्रस्त होने से बंद है। इससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सड़क बंद होने के कारण स्थानीय परिवहन, आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही और गतिविधियां भी प्रभावित होने की आशंका है। प्रदेश में बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में मंडी प्रमुख रूप से सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक मंडी जिले में विभिन्न उपमंडलों में कुल 51 सड़कें बंद है। इनमें अकेले सराज में 34 सड़कें बंद है। इसके अलावा थलोट में 10, पधर में 4, सुंदरनगर में 1, जोगिंदर नगर में 1 और धर्मपुर में 1 सड़क बाधित है। मंडी में सड़क संपर्क के साथ साथ बिजली व्यवस्था पर भी भारी असर पड़ा है। जिले में कुल 245 डीटीआर प्रभावित बताए जा रहे हैं। इसका सीधा असर कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। लगातार बारिश, तेज हवाओं और भूस्खलन की वजह से बिजली ढांचे को नुकसान पहुंचने की स्थिति में विद्युत आपूर्ति बहाल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुल्लू जिला भी बारिश की मार से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार जिले में कुल 39 सड़कें बंद हैं। इनमें से कुल्लू उपमंडल में 15, बंजार में 12, निर्मंड में 8 और आनी में 4 सड़कें शामिल है। कुल्लू में पहाड़ी इलाकों में बारिश के दौरान भूस्खलन और सड़क पर मलबा आने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। सड़कें बंद होने से दूर दराज के गाँव का संपर्क प्रभावित हो सकता है। राजधानी शिमला सहित जिले के कई ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में भी बारिश का असर दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के अनुसार शिमला जिले में 13 सड़कें बंद है। इनमें रामपुर में सबसे ज्यादा 8 सड़कें बाधित है। इसके अलावा ठियोग में 2, चौपाल में 2 और सन्नी में 1 सड़क बंद है। सड़क व्यवस्था के साथ शिमला जिले में पेयजल आपूर्ति पर भी बारिश का असर पड़ा है। जिले में कुल 12 पेयजल आपूर्ति योजनाएं बाधित बताई गई है। इनमें रामपुर की 9, चौपाल की 2 और ठियोग की 1 योजना शामिल है। बिजली व्यवस्था की बात करें तो शिमला जिले में 3 डीटीआर प्रभावित बताए गए हैं। ऐसे में जिले के कुल क्षेत्रों में बिजली और पेयजल दोनों व्यवस्थाओं पर एक साथ असर पड़ने की स्थिति बनी है। राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश के कारण सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। चंबा और किन्नौर जैसे पहाड़ी जिलों में भी सड़क संपर्क मौसम की स्थिति से सीधे प्रभावित होता है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी ढलानों से मलबा और पत्थर सड़क पर आने से यातायात बाधित हो सकता है। बारिश का असर बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा है।
है। रिपोर्ट के मुताबिक हमीरपुर में 5 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं, वहीं सिरमौर में 3 DTR प्रभावित बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन के दौरान प्राकृतिक आपदा और भारी बारिश से व्यापक नुकसान दर्ज किया गया है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 30 जून से 9 अगस्त 2026 तक प्रदेश में कुल 83,526.19 लाख रुपए का नुकसान दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में इस अवधि के दौरान 155 लोगों की मौत और 256 लोगों के घायल होने का आंकड़ा भी दर्ज किया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मानसून में प्रदेश को जानमाल के साथ साथ सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सावन के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भगवान शिव की आराधना के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंचे और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर महादेव का आशीर्वाद लिया गया। प्रदेश भर के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही घंटियों की गूंज और हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। हिमाचल प्रदेश में मान्य परंपरा के अनुसार इस वर्ष सावन का महीना 16 जुलाई से 17 अगस्त तक माना जा रहा है। हिमाचल के स्थानीय परंपरा और गणना के अनुसार यह सावन का चौथा सोमवार माना जा रहा है, जबकि दिल्ली और पंजाब सहित निचले मैदानी क्षेत्रों में इसे सावन का दूसरा सोमवार माना जा रहा है। इसी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में सावन के सोमवार की गणना में अंतर देखने को मिल रहा है। सावन के सोमवार पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद भगवान शिव के दर्शन जलाभिषेक के लिए मंदिरों की ओर रवाना हुए। कई श्रद्धालु अपने साथ पूजा की थाली, जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, फूल और अन्य पूजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंचे। शिमला के लिफ्ट स्थित शिव मंदिर के पुजारी पंडित सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि सनातन परंपरा में सावन के सोमवार का विशेष महत्व माना जाता है। उन्होंने कहा कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इस दौरान प्रत्येक सोमवार को शिव आराधना करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि श्रद्धालु भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और अन्य प्रिय वस्तुएं अर्पित करते हैं। ये सावन का महीना जो है ये हमारा जो है हिमाचल के अनुसार तो 16 जो है अगस्त इससे शुरू हो गया जुलाई से और ये 17 अगस्त तक चलेगा। अभी लास्ट सोमवार है हिमाचल के अनुसार जो सावन का। बाकी इधर जो और जो है वो पूर्णमासी तक मानते हैं तो उनका ये क्या बोलते दूसरा है और हमारा जो है ये अभी समाप्त हो गया है। चौथा सोमवार है ये। यहाँ दिल्ली के लोग जो ना ये लोग मानते हैं, पंजाबी लोग जो ये करते हैं पूर्णमासी से पूर्णमासी तक। हिमाचल का संक्रांति से संक्रांति तक चलता है, हमारा लास्ट है ये। सब जो भगवान से जो है शिव सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो अपनी इच्छा जो भी मनुष्य की जो है यहाँ पे भक्त लोग आते हैं, जो भी मन में इच्छा उसको इच्छा धारण करके भगवान की पूजा जो है पंचामृत से उनका स्नान करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं और फिर जो है भगवान शिव की पूजा करते हैं। थाली चाली चढ़ा करके जो भी मन में इच्छा होती है इच्छा को धारण करते हैं। भगवान अनेकों रूप धारण करके मनुष्य की सब प्रकार की इच्छा को पूर्ण करते हैं। उसका ऐसा होता है, वैसे तो निराहार है, शास्त्र के अनुसार निराहार है, फिर भी इसमें दिन में दूध फलाहार ले लिया, शाम को एक समय भोजन कर लिया, मीठा भोजन शर्मा। हिमाचल प्रदेश में सड़क और आधारभूत ढांचे से जुड़े विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रदेश में मंत्रालय से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाकर उनका लाभ जल्द से जल्द आम जनता तक पहुँचाया जाए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश के विकास में सड़क नेटवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश में बेहतर सड़क संपर्क केवल यातायात सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों को बाजारों, स्वास्थ्य संस्थानों, शिक्षण संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसी को देखते हुए सरकार सड़क नेटवर्क के मजबूतीकरण को प्राथमिकता दे रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला जिले की एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए करीब
करीब 300 करोड़ रुपए की राशि से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसके पूरा होने से स्थानीय जनता को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि सड़क परियोजना के विकास से क्षेत्र में आवागमन आसान होने के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है। बेहतर सड़क संपर्क से स्थानीय लोगों को अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने, रोजगार और व्यवसाय से जुड़े अवसरों का लाभ उठाने तथा अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बनाने में सुविधा मिलेगी। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सरकार का विशेष ध्यान उन विकास परियोजनाओं पर है जो लंबे समय से लंबित हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विभागीय स्तर पर लगातार समीक्षा भी की जा रही है और आवश्यक औपचारिकताओं को तेजी से पूरा करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों के जो विकासात्मक योजना करते रहते हैं और उसी दृष्टि में जो हमारे मंत्रालय से संबंधित विकास कार्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं उनको गति देने का हम हर संभव प्रयास समय समय के ऊपर करते हैं। और उसी के मद्देनज़र अभी मैं नई दिल्ली गया था और वहाँ पे महत्वपूर्ण बैठक और प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में जो कार्यरत है, जो ऑलरेडी एग्जीक्यूशन में है और उसके साथ साथ नए प्रोजेक्ट्स प्रदेश को लाने में जो हम प्रयास करते हैं उसके सकारात्मक परिणाम हमको मिले हैं। और इस संदर्भ में सबसे पहले जो हमारे सड़कों के विकास कार्य है, अपग्रेडेशन है प्रदेश के अंदर, उनको गति देने का हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मानसून का सीज़न प्रदेश के अंदर चला हुआ है। हालांकि इस बारी इतना नुकसान प्रदेश के अंदर नहीं हुआ जितना हर साल पिछले 2-3 साल से होता है, मगर फिर भी हमारा ये प्रयास रहता है कि लगातार जो है वो सड़कों का अपग्रेडेशन क्षेत्र के अंदर हो, जिसके लिए हम लगातार अलग अलग जो है वो सड़कों का ग्राउंड ज़ीरो पे जाकर भी निरीक्षण करते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उसका निवारण करने का पूरा प्रयास करते हैं। उसी दृष्टि से अभी जो मैं हाल ही में जो हमारा जिला कुल्लू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है जो हमारे बंजार क्षेत्र को जोड़ती है और से, उसके अपग्रेडेशन का मसला, क्योंकि अभी मैं वहाँ का मैंने दौरा भी कुछ दिन पहले किया था और हमने ये बात रखी थी कि इसको विशेष रूप से इसके अपग्रेडेशन, क्योंकि वो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, जो हमारा लूरी ऑट इलाका है, यहाँ पे हमारा जीबी का इलाका है, बहुत सा टूरिस्ट उस इलाके में आता है। तो उसके लिए हमने करीबन 25 करोड़ रुपए की डीपीआर जो है वो एनएच के माध्यम से भेजी और आदरणीय नितिन गडकरी जी से मैं उस विषय में मैंने निवेदन किया और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल हमको जो है वो प्राप्त हो गई है। और इसके आने वाले समय में इमीडिएटली जैसे ही हमारा मानसून सीजन खत्म होगा, इसके टेंडर जो है वो लगवाए जाएंगे और उसका उस क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में मिलेगा। इसके साथ साथ हमारा जो है जलोरी जोड़ टनल, इस विषय को भी हम लगातार उठा रहे हैं और इसकी जो है वो 1775 करोड़ की 1775 करोड़ रुपए की जो अभी डीपीआर का प्रोसेस है वो चला हुआ है और ये सैंक्शन होकर जो है वो केंद्र सरकार का जो मॉर्थ डिपार्टमेंट है वहाँ पे अभी विचाराधीन है। इसका भी हमने इस विषय को पूरी मजबूती से उठाया कि आने वाले समय में जो हमारा जलोरी जो टनल है इसका निर्माण कार्य भी पूरी मजबूती से हो। और उसके साथ साथ हमारा जो जिला कांगड़ा, वहाँ का विशेष रूप से जो हमारे टूरिज्म के हमारे डायरेक्टर है, हमारे चेयरमैन हैं, हमारे विधायक सहयोगी है RS बाली जी, उन्होंने मेरे से निवेदन किया था कि इस विषय को प्राथमिकता पे गडकरी साहब से उठाना है। और हमारा जो नगरोटा बगवा से रानीताल जो हमारा NH है 303, इसके अपग्रेडेशन के लिए ये मसला काफ़ी लंबे समय से चला हुआ था, जो करीबन 395 करोड़ रुपए 395 करोड़ रुपए की लागत से इसकी डीपीआर बनी है। और इसकी भी उन्होंने उस दिन मंत्री जी ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो हमारा मंडी पठानकोट 4 लेन को मटौर शिमला 4 लेन से जोड़ने का जो एक महत्वपूर्ण सड़क है, इसकी भी उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो दी है। और उसके साथ साथ अभी हाल ही में जो हमारा शिमला जिला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, जो हमारा ठियोग जुब्बल कोटखाई
और रोडू और चौपाल क्षेत्र को जो है लाभान्वित करेगा, वहाँ के बागवानों को लाभान्वित करेगा, जिस विषय को हम लगातार केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहे थे। उसके लिए जो है इन प्रिंसिपल 239.45 करोड़ की करीबन 240 करोड़ रुपए की अप्रूवल उसके लिए हमको प्राप्त हो गई है। और ये एक बहुत बड़ा जो है वो योगदान हमारे खास करके बागवान क्षेत्र के, बागवानी से संबंधित क्षेत्र लोगों के लिए है। जो हमारा सेब का ढुलान पूरा शिमला जिले का इस मार्ग से होता है, तो उसको अपग्रेड करवाना बहुत महत्वपूर्ण था। और उस दृष्टि से मैंने विभाग को भी इसमें आज ही सेक्रेटरी PWD को बुला के और जो हमारे ENC है उनको निर्देश दिए हैं कि इमीडिएटली इसका जो टेंडरिंग प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जाए और इसका काम जैसे ही मानसून का पीरियड खत्म होता है इसके कटिंग का काम शुरू करवा दिया जाए, ताकि आने वाले समय में इस क्षेत्र के लोगों को, खास करके जो हमारे पहाड़ी और सेब बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को इसका भरपूर फायदा आने वाले समय में मिलेगा। और ये एक बड़ी सौगात मिली है, तो इसके लिए मैंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का विशेष रूप से प्रदेश सरकार की ओर से और लोक निर्माण विभाग की ओर से और इस क्षेत्र के जो लाभान्वित होने वाले लोग हैं उनकी ओर से भी बहुत बहुत उनका धन्यवाद और आभार प्रकट किया। उसी तरीके से शहरों के जो है सौंदर्यकरण के लिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जो हमारे मुख्यमंत्री जी है वो भी प्रयास करते रहते हैं कि एक नया शहर जो है हमारे चंडीगढ़ के समीप जो है वो बसना चाहिए आने वाले समय में। उसके लिए आप जानते हैं कि हिम चंडीगढ़ जो है उसको बद्दी का जो हमारा क्षेत्र है उस इलाके में उसको डेवलप किया जा रहा है। उसके लिए ज़मीन भी हिमोडा को ट्रांसफ़र जो है वो करवा दी गई है। उसमें भी आदरणीय जो हमारे केंद्रीय मंत्री है शहरी विकास के नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर जी, मैंने विशेष बात करी और उन्होंने इस पे काफ़ी रुचि दिखाई है कि वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा उस इलाके के अंदर है, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक उन्होंने इसमें एक प्रपोजल बनाने को हमको जो है वो निवेदन किया है। तो इसमें भी मैंने अपने डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि इमीडिएटली जो है एक वहाँ का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाए। उसमें क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो निजी इन्वेस्टमेंट्स होगी, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल स्पेस है, मगर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे होना है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो वाटर कनेक्शंस है, चाहे वो सीवरेज के कनेक्शंस है, चाहे आदि और जो उसमें फैसिलिटीज मिलनी है, उसका एक पूरा प्रोजेक्ट बनाकर जल्द हम केंद्र सरकार को जो है वो देंगे, ताकि उसमें एक अच्छा सहयोग हमको मिल सके। और जैसे ट्राई सिटी आपके पंचकुला है, मोहाली है, उस तर्ज पे जो मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि एक हमारा हिम चंडीगढ़ के नाम से बद्दी क्षेत्र में ये बनना चाहिए, तो उसके लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ आप जानते हैं कि 1200 करोड़ रुपए के हमने प्रोजेक्ट्स जो है वो आपके अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजे हैं। इसमें अभी शॉर्टलिस्ट होकर कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अगले कुछ ही दिन में हमको करीबन 450 से 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जो है वो स्वीकृत होंगे। उसमें जो सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट हमारा है, जिसका काम शुरू भी हो गया है, टेंडर प्रोसेस उसका शुरू हो गया है, हमारा शिमला का जो सब्जी मंडी है, जो हमारा ऐतिहासिक इलाका है शिमला का, जहाँ पे सारे हमारे व्यापारी आते हैं, हमारे वहाँ पे कारोबारी बैठते हैं, हमारे वहाँ पे जो है सब्जी वाले बैठते हैं, उस पूरे इलाके को डेवलप किया जा रहा है। और उसको एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के तहत करीबन 500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा, जिसमें आने वाले समय में शिमला का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है वो भी उसमें होगा। करीबन उसमें 700 गाड़ियों की पार्किंग उसमें जो है वो उपलब्ध होगी और उसके साथ साथ उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी वहाँ पे बनाए जाएंगे। उसका आधा काम जो है वो PPP मॉडल पे होगा और आधा काम जो है वो हमारे डायरेक्ट गवर्नमेंट फंडिंग के ऊपर करवाया जा रहा है। तो उसका जो फर्स्ट फेज है करीबन 150 करोड़ रुपए का, उसकी हरी झंडी हमने विभाग की ओर से शहरी विकास डिपार्टमेंट की ओर से दे दी है। उसकी टेंडरिंग प्रोसेस अभी चला हुआ है। जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है, ऑन ग्राउंड उसके ऊपर कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से हमने करीबन 60 करोड़ रुपए के जो अमृत के प्रोजेक्ट्स हैं, अमृत जैसे आप जानते हैं जितने भी हमारे टायर 2, टायर 3 शहर है प्रदेश के अंदर, उसमें जो है आपके अनइंटरप्टेड इम्प्लीमेंटेशन जो हमारी ऑनगोइंग स्कीम्स है, जिसमें पेयजल योजनाएं हैं हमारे अलग अलग इलाकों में, छोटे पेयजल योजनाएं जिससे 24/7 पीने का सप्लाई मिल सके,
उसके लिए हमारे करीबन 31 लोकल बॉडीज जो प्रदेश के अंदर, चाहे उसमें नगर निगम आते हैं, चाहे उसमें हमारे यूएलबीज जिसमें नगर निगम या नगर पंचायत या जो है नगर काउंसिल्स उसमें आती है, उसमें करीबन 64 करोड़ रुपए के हमने प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ से वो भेजे हैं और उसकी भी हमें जल्द इन प्रिंसिपल स्वीकृति मिल जाएगी। और उसके साथ साथ हमारा जो है स्वच्छ भारत मिशन जो 2.2 अभी 2.0 सेकेंड फेज का शुरू हो रहा है, उसमें भी हम डीपीआर बना रहे हैं, जिसमें हमारे सिवरेज के जो पाइपलाइंस है, सिवरेज के जो हमारे ऑगुमेंटेशन है, क्योंकि आप जानते हैं कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एक बहुत बड़ा समस्या है। लगातार हमारे कई जगहों पे लड़ाइयाँ हो रही है, कई जगहों पे जो पानी सिवरेज से डिस्पोज किया जाता है नदी नालों में, उसकी वजह से कॉन्फ्रंटेशन भी हो जाता है, उसकी वजह से टाइफाइड की बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है कि जितने भी हमारे एसटीपीज सिवरेज प्लांट्स हैं उनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाई जाए, ऑक्सीडाइजेशन उनकी करवाई जाए और उसमें जो है पानी को ट्रीटमेंट करके फिर ही उसको नदी नालों में बहाया जाए। तो इसके लिए भी हमारा जो प्रयास स्वच्छ मिशन भारत के तहत जो हम कर रहे हैं उसको भी हम पूरा करने का हर संभव प्रयास जो है वो किया जा रहा है। भारतीय सेना के वीर अधिकारी एवं खेलों को समर्पित व्यक्तित्व रहे कैप्टन राम सिंह ठाकुर की स्मृति में 13 से 15 अगस्त तक धर्मशाला में 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। टूर्नामेंट की तैयारियों और आयोजन से संबंधित जानकारी आयोजकों ने धर्मशाला में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। आयोजकों ने बताया कि इस टूर्नामेंट का उद्देश्य केवल खेल प्रतियोगिता आयोजित करना नहीं, बल्कि कैप्टन राम सिंह ठाकुर के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना है। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ साथ बाहरी राज्यों की टीमें भी भाग लेगी। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और खेल भावना को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में बताया गया कि कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने अपने जीवन में देश सेवा के साथ साथ खेलों के विकास में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनके सम्मान में आयोजित यह टूर्नामेंट अब एक वार्षिक आयोजन का स्वरूप ले रहा है और हर वर्ष इसे और बड़े स्तर पर आयोजित करने का प्रयास भी किया जाएगा। जैसा कि अभी हमारे प्रधान जी ने आपको कैप्टन राम सिंह ठाकुर जी के जीवन परिचय के बारे में बताया, अब कुछ जानकारियां मैं इस प्रतियोगिता के बारे में आपको देना चाहता हूं। ये प्रतियोगिता हमने 2006 15 अगस्त को शुरू किया था। जब पहली प्रतियोगिता हमने करवाई थी वो 1 दिवसीय था, लेकिन सदस्यों के द्वारा निर्णय लिया गया कि इसको 3 दिवसीय किया गया। तो फिर उसको हमने 3 दिवसीय ये टूर्नामेंट जो है इसको शुरू किया, जो कि 13, 14 और 15 अगस्त को करवाया जाता है हर साल। और कोविड के समय में 2 साल हम करवा नहीं पाए इसको, और ये हमारा 19वां टूर्नामेंट होगा। इसका उद्देश्य हमारे जो फ्रीडम फाइटर ठाकुर राम सिंह जी को याद करना तथा उनके योगदान जो उन्होंने देश के प्रति दी है उसको सदैव बनाए रखना, और आज के युवाओं को एक जो उनको अनुशासन, भाईचारे की भावना और खेल के प्रति रुचि पैदा करना, ये हमारा उद्देश्य है। और इसमें हम लोग जूनियर्स विंग के भी टूर्नामेंट करवाते हैं, उनको भी हम अवसर देते हैं इस टूर्नामेंट में खेलने का, और लड़कियों का भी टूर्नामेंट जो है हम लोग इस प्रतियोगिता में शामिल करते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे जो खिलाड़ी और टीम्स इस प्रतियोगिता में शामिल होते हैं उनके लिए विशेष प्रबंध किया जाता है। उनको खेल के दौरान, मैच के दौरान उनको जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो रिफ्रेशमेंट सभी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती है, और आए हुए दर्शकों के लिए भी जो है बैठने का पूरा प्रबंध किया जाता है। वाटरप्रूफ जो है टेंट लगवाया जाता है, और उनके लिए भी जो है रिफ्रेशमेंट वगैरह का प्रावधान किया जाता है। ये कंपटीशन हमारा जो है 9 साइड होती है, 9 प्लेयर इसमें खेलते हैं, और समय भी हमने जो है इसमें थोड़ा कम रखा है, क्योंकि मौसम को देखते हुए समय भी थोड़ा सा इसमें जो है कम किया गया है। और रोलिंग सब्स्टिट्यूट
किया जाता है। कोई इसमें बीच में ताकि रुकावट ना हो, क्योंकि मौसम भी इन दिनों बारिशों का होता है तो समय का अभाव रहता है, इसलिए हमने ये जो है सिस्टम रखा हुआ है। और जो भी हमारे विजेता उपविजेता हैं उनके लिए कैश प्राइज और उनको ट्रॉफीज, इंडिविजुअल प्राइजेस दिया जाता है। इसके अलावा पूरे टूर्नामेंट में जो हमारे बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होते हैं और बेस्ट गोलकीपर, फेयर प्ले ट्रॉफी जो है टीमों को नवाजा जाता है। सावन के सोमवार के पावन अवसर पर देवभूमि कुल्लू में भगवान शिव की भक्ति का रंग देखने को मिला। सुबह होते ही मंदिरों में घंटियों की गूंज सुनाई देने लगी और श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए मंदिरों की ओर पहुंचने लगे। कुल्लू स्थित भूतनाथ मंदिर में भी सावन सोमवार के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। भक्तों ने भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित किया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि एवं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए महादेव का आशीर्वाद मांगा। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इसे पूरे महीने में शिव मंदिरों में विशेष धार्मिक गतिविधियां भी देखने को मिलती हैं। वहीं सावन के सोमवार का अपना विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। शिव भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान शिव की पूजा करते हैं और मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जल, दूध और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते हैं। सावन सोमवार को लेकर कुल्लू के भूतनाथ मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई। बड़ी संख्या में लोग भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे। श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के समक्ष माथा टेका और शिवलिंग पर जल अर्पित किया। कई भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ अपने और अपने परिवार के सुख शांति की कामना की। श्रद्धालुओं में सावन सोमवार को लेकर विशेष उत्साह भी देखने को मिला। मंदिर परिसर में पहुंचने वाले भक्तों ने धार्मिक आस्था के साथ साथ भगवान शिव का स्मरण किया और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। भक्तों का कहना है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसी आस्था के चलते सावन के प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। सावन सोमवार के अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाया। कई श्रद्धालु अपने साथ गंगा जल, दूध, फूल, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना के दौरान भक्तों ने भगवान शिव से परिवार की खुशहाली, सुख समृद्धि और शांति की कामना की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है। सावन के दौरान शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा का विशेष महत्व है। ऐसी धार्मिक आस्था के चलते श्रद्धालु सावन सोमवार के दिन मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक भी करते हैं। सावन शुरू होते ही हिमाचल प्रदेश के विभिन्न शिव मंदिरों में धार्मिक वातावरण बन जाता है। सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना और घंटियों की आवाज सुनाई देने लगती है। कई श्रद्धालु मंदिरों में जाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। सावन के सोमवार को लेकर विशेष रूप से महिलाओं और शिव भक्तों में उत्साह देखने को मिलता है। कई भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं और दिन भर भगवान शिव की आराधना करते हैं। शाम के समय में भी मंदिरों में पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला जारी रहता है। सावन सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने वाले श्रद्धालुओं में अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर विशेष आस्था भी दिखाई देती है। कोई परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करता है तो कोई स्वास्थ्य, सुख, शांति और सफलता के लिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद देता है। कुल्लू का भूतनाथ मंदिर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। सावन के दौरान यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। सोमवार के दिन मंदिर में विशेष रूप से भक्तों की आवाजाही बढ़ जाती है। मंदिर पहुँचने वाले श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। सावन के सोमवार को मंदिर का वातावरण पूरी तरह शिवमय नजर आता है। सावन सोमवार के अवसर पर कुल्लू में भी सुबह से ही धार्मिक माहौल देखने को मिला। भूतनाथ मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरों में भी भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के प्रति गहरी आस्था और भक्ति नजर आई। कई श्रद्धालु हाथों में पूजा की थाली लेकर मंदिर की ओर जाते भी दिखाई दिए। सावन के पूरे महीने में सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है।
किसान और मजदूर संगठनों की ओर से देशव्यापी आहन के तहत चंबा में भी जेल भरो आंदोलन को लेकर आवाज बुलंद की गई। आंदोलन को लेकर सीटू जिला महासचिव सुदेश ठाकुर ने भी चंबा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए किसान, खेत मजदूर और श्रमिकों से जुड़े विभिन्न मांगों को प्रमुखता से उठाया। संयुक्त संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ किसानों और मजदूरों की मांगों को लेकर दबाव बनाने के उद्देश्य से यह आंदोलन किया जा रहा है। देश भर में किसान मजदूर संगठनों की ओर से जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया गया था। हिमाचल प्रदेश में भी सीटू और हिमाचल प्रदेश किसान सभा समेत संगठनों ने विभिन्न जिलों में आंदोलन की तैयारियां की। चंबा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सुदेश ठाकुर ने कहा कि किसानों, खेत मजदूरों और श्रमिकों की समस्याओं को लेकर नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ संयुक्त किसान मजदूर संगठन लामबंद है और विभिन्न मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। आंदोलन की प्रमुख मांगों में किसानों, खेत मजदूरों और श्रमिकों के संपूर्ण कर्ज माफ करने की मांग शामिल है। संगठनों का कहना है कि कृषि और श्रमिक वर्ग पर लगातार आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार को किसानों और मजदूरों के कर्ज के मुद्दे पर ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान और खेत मजदूर देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके बावजूद उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। 2021 में जो हमारा हुआ था, उस समय में जो किसानों की जो मांगे थी, जो मोदी सरकार ने पूरे 1 साल के आंदोलन के बाद जो कृषि कानून थे उसको वापस लिया था और उन्होंने कहा था कि जो किसान मांग कर रहे हैं उसमें चाहे आपका समर्थन मूल्य का था, चाहे वो किसानों के जो कारपोरेट की जो खेती की जो विरोध कर रहे थे, वो सारी चीज़ें उनको लेकर उन्होंने कहा था कि हम जो है वो आपके ये कृषि बिल वापस ले रहे हैं, साथ में जो आपकी मांगे हैं उनको हम पूरा करेंगे। तो आज दिन तक हम ये देखते हैं, आज 26 हो गया, मगर जो किसानों की मांग थी उस मांग को लेकर सरकार ने जो उसको काम करना चाहिए वो नहीं किया, इसलिए वो पूरा देश के अंदर किसानों में रोष है। दूसरा है जो हमारे मजदूरों के मामले, जो मजदूरों के मामले हैं, हम लगातार 2019 में एक लेबर कोड पास किया था और 2020 में जो है वो सरकार ने अन्य जो है वो 3 लेबर कोड जो है वो पास किए। तो 4 लेबर कोड जो पुराने श्रम कानून थे उनको बदल के नए जो है लेबर कोड में लाए, जिसमें 29 श्रम कानून जो थे उनको पूरी तरह से बदल दिए। तो उसका हम विरोध कर रहे हैं कि ये जो श्रम कानून है, ये जो लेबर कोड है, ये मजदूरों के लिए के हित में नहीं है। इसलिए ये जो कोड है ये मजदूरों को दोबारा बंधुआ मजदूरी की तरफ ले जाएंगे। तो ये कारपोरेट को जो कंपनी है उनको खुली छूट जो है वो सरकार दे रही है। तो दोनों मामलों में जहाँ मजदूरों के जो कानून हैं उन कानूनों को बदल के भी कारपोरेट को उसमें रिलैक्सेशन दी है, वो लूट की छूट दी है, और दूसरी तरफ जो किसानों के लिए जो कानून है, जो किसानों की जो मांग है उस मांग को भी नहीं सुना जा रहा है और खेती को जो है खुला कंपनी के लिए खुला किया जा रहा है। तो इसलिए ये किसान मजदूर जो है इसका हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी जो अभी का जो FTA है, जो आपका ये ट्रेड एग्रीमेंट है, तो उस ट्रेड एग्रीमेंट में सरकार ने जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, FTA फ्री मतलब वो खुला कर दिया सब कुछ हिंदुस्तान के अंदर, जो यूरोपियन कंट्रीज के साथ और अमेरिका के साथ, कि अमेरिका जो है वो जितना मर्जी टैरिफ लगा दे, लेकिन अमेरिका का जो सामान हिंदुस्तान के अंदर आएगा उसके ऊपर जो है वो कोई भी टैक्स नहीं होगा। तो ये इससे आप समझ सकते हैं कि किसानी की हालत क्या हो जाएगी, किसानों की हालत क्या हो जाएगी। हिंदुस्तान के किसान के जो हालात हैं वो अभी पहले से ही खराब हैं, और अगर ये FTA को लागू करते हैं एग्रीमेंट को, इसको तो और भी खराब हो जाएंगे। तो इसलिए जो है वो आज दोनों जो किसान मजदूर संगठन है वो मिलके पूरे देश के अंदर जो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान जो इस देश के जनता ने किया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और आज जो है हम ये बोल रहे हैं कि देशी, स्वदेशी और विदेशी कंपनियां, कारपोरेट जो है ये भारत छोड़ो, ये इस तरह का नहीं चल सकता है। ये जो नीतियां सरकार ला रही है उससे किसी किसानी पर तो जहां हमला हो ही रहा है, दूसरा जो है वो आपको रोजगार जो है वो उसका संकट है, रोजगार नहीं है। आपने देखा देश के अंदर जो है वो किस तरह से जो हमारा नौजवान है, जो जेनजी है, जो छात्र है, वो सड़कों पे आए और आंदोलन के चलते जो सरकार जो मनमानी कर रही थी
जो नीट के पेपर में जो घोटाला है, जो एजेंसियां सरकार बना रही है उसमें अपने लोगों को शामिल कर रही है और खुले रूप में जो भ्रष्टाचार कर रही है, तो कहीं पे भी कोई भी आदमी जो है वो सुखी नहीं है। यहाँ आप देखिए कि जहाँ महंगाई बढ़ रही है, जहाँ आप सारी चीजों को बेच रहे हैं, ये जो हमारा नीचे काम करने वाला जो मजदूर है, चाहे मिड डे मील वर्कर है, हमारा आंगनवाड़ी वर्कर है, केंद्र सरकार ने जो हम न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए की मांग कर रहे हैं कि 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन दो, तो न्यूनतम वेतन देना तो दूर की बात है, मगर वो जो केंद्र सरकार ने मिड डे मील के वेतन में जब से मोदी सरकार आई है 1 पैसे का जो है वृद्धि नहीं हुई है।